एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना? और आज हम आप लोगों के लिए ओनली 5 मार्क्स का ओनली फॉर 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप इतना कर लेते हो दोस्त, तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो हम आपको सारा आंसर नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है? उसको थोड़ा मतलब बनाने का आप थोड़ा आइडिया दूंगा उसको, है ना? कि कैसे उस पर अप्रोच बनाना है, उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा मैं समझाऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आप समझते हैं क्या है, क्या समझते हैं, ठीक है? तो सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर, कितना तो फोर हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ठीक है? फोर हैप्लॉइड, क्या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट? मेल गैमेट, ठीक है? मेल गैमेट यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि मेल गैमेट के लिए एक और स्टेप होता है, एक और प्रोसेस होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर। क्या मिलेगा दोस्त? माइक्रोस्पोर मिलेगा, ठीक है? क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर मिलेगा, ठीक? तो सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम डिप्लॉयड, कहाँ से? तो डिप्लॉयड एमएमसी। एमएमसी मतलब क्या? एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई दिक्कत? बस इतना आपको इसका डेफिनेशन लिख देना है, इसका प्रोसेस लिख देना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? आपने मतलब यहाँ पर एक, यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा याद होगा। यदि तो अंत में ऐसे कुछ इस प्रकार गैमेट बनता था, आधे मतलब इस प्रकार का माइक्रोस्पोर बनता था, जहाँ पर ये होता था, जैसे बीच में ये होता था स्पोरोजेनस टिश्यू, इसको कहा जाता था। इसके ऊपर है जो, इसको कहा जाता था एक्जाइन। इसको ऊपर जो है, इसको क्या क्या कहा जाता था? एक्जाइन कहा जाता था, ठीक है? फिर अंदर लेयर को कहा जाता था इंटाइन। क्या कहा जाता? इंटाइन कहा जाता था। तो अल्टीमेटली आपके पास यही बनेगा, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्पोर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हो, है ना? डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हो? तो सिंपली आप लिखोगे इसमें, जैसे आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, एक ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऊपर वाले सेल जो थे उसको कहते थे हम एंटीपोडल। क्या कहते थे उसको? एंटीपोडल कहते थे सर। क्या कहते थे? एंटीपोडल सेल कहते थे। क्या कहते थे? एंटीपोडल सेल। यहाँ भी एक सेल था, ठीक है? यहाँ भी एक सेल था, और इस प्रकार से था, है ना? इसको क्या कहते थे? एग सेल कहते थे। क्या कहते थे सर? एग सेल कहते थे। इसको क्या कहते थे दोनों को? ये दोनों को क्या कहते थे? तो सिनर्जिड कहते थे। क्या कहते थे? सिनर्जिड कहते थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? बोलो तो। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है, आपको याद हो जाएगा यदि आप ठीक से वीडियो देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा, एकदम कंठस्थ आपको याद हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए। सपोज यहाँ पर मैं दो मेल गेमेट गिराया, ठीक है? दो मेल गेमेट, तो एक मेल गेमेट, सॉरी यहाँ पर बीच में पोलर न्यूक्लिया होता था, ठीक है? आधा पोलर न्यूक्लिया होता था। तो सर, मैंने जब दो मेल गेमेट को इंटर करवाया, कहाँ से? तो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म से। तो सर, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट मेल गैमेट जो होगा, फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। फ्यूज करेगा किसके साथ? एग सेल के साथ। और इस प्रोसेस को कहते हैं अपन सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं, ठीक? और नेक्स्ट जो होगा, अगला जो होगा मेल गैमेट, फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसी को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है? इसको क्या कहते हैं?
पूरे को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब ये नेक्स्ट जो होगा, अगला मेल गैमेट जो होगा, जब फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि सर इसके पास भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ भी दो न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस कितना हुआ? 3 न्यूक्लियस हुआ ना। तो जब 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। मतलब सिंपली आपको यहाँ पर दो चीज देखने को मिलेगा, दो घटना आपको देखने को मिलेगा। जो पहला होगा सिन गैमी होगा सर, सिन गैमी देखने को मिलेगा, सिन गैमी देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलेगा। और ये जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। किस में होता है? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। बस आप इतना लिख दो, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर उसका डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट के बारे में लिख दो, है ना, उसका कैसे कैसे इवेंट होता है, इसके क्या एडवांटेज है, कुछ कुछ लिख दो, है ना। आपको यहाँ पर 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज oogenesis, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ इट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि oogenesis क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि oogenesis क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना है नहीं। ठीक, तो क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा यदि नोट कर रहे हो तो नोट कीजिए, या फिर आप सुन रहे हो तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक, कह रहा है कि oogenesis क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। इसका कितना स्टेज होता है? तो सर कितना स्टेज होता है इसका? स्टेजेस होता है कितना? 3 स्टेज 4 स्टेज होता है ना। कितना स्टेज होता है? मेनली 3 स्टेज होता है। कौन कौन सा स्टेज होता है? तो सर पहला होता है, पहला क्या होता है? माइटोटिक। क्या होता है? माइटोटिक होता है, माइटोटिक फेज होता है। दूसरा क्या होता है? ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? मैच्यूरेशन फेज होता है, मैच्यूरेशन फेज होता है। बस 3 फेज में आपका oogenesis फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों फेज को डिफाइन कर दो अच्छे से, काम खत्म। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेंशन वेरियस इवेंट विथ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और उसको जो है रिप्रेजेंट करना है किससे? तो ग्राफ के द्वारा। आपने ग्राफ पढ़ा होगा ना, जैसे ये वाला ग्राफ, यहाँ पर ओवुलेटरी होता था, है ना, ल्यूटल फेज होता था, फॉलिकुलर फेज होता था, ठीक है। और फिर आगे क्या होता था? तो आगे मेंसेस तो ब्लीडिंग फेज होता था, है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा कि सर यहाँ पे एलएच पिक पे होता था। जब एलएच पिक पे होता था तो ओवुलेशन होता था। ओवुलेशन कौन करवाता था? तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करवाता था। तो बस आपको ग्राफिक इसका ग्राफ बना देना है, और आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आपको डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, क्या होता है डेफिनेशन? तो सर एक साइक्लिक इवेंट होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? एक साइक्लिक इवेंट होता है, साइक्लिक इवेंट होता है, एक पीरियोडिक इवेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है? फीमेल बॉडी को फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। किसके लिए? तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है, रेडी करता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मेल, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ द प्रोसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सर पूछ रहा है कि कहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो जानते हैं सर कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और यदि आपसे डीप क्वेश्चन पूछे तो टेस्टिस के कौन सा पार्ट में? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब कर स्टेज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इसका प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, उसका स्टेज क्या होता है। ठीक है, उसका स्टेज को आपको डिस्क्राइब करना है सर। तो पहला स्टेज यहाँ भी क्या होता था? ये क्या होता था? माइटोटिक होता था सर, माइटोटिक फेज होता था। ठीक है, दूसरा क्या होता था? ग्रोथ फेज होता था, ग्रोथ फेज होता था। तीसरा क्या होता था? मैच्यूरेशन फेज होता था। कौन सा फेज होता था? मैच्यूरेशन फेज होता था। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है आपसे, फिर इसी में कह रहा है कि क्या रोल है, ठीक है,
व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कि भाई टेस्टोस्टेरोन का क्या भूमिका है इसमें। तो सर हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होगा स्पर्म के लिए, गैमेट के लिए मैच्योरेशन में हेल्प करेगा सर। क्या करेगा? गैमेट मैच्योरेशन में हेल्प करेगा सर। दूसरी बात क्या है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो कौन? टेस्टोस्टेरोन। और याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? प्रचलित नाम है भाई, एंड्रोजन। एंड्रोजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एंड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे व्हाट इज इनफर्टिलिटी, ये आपका सेकेंड चैप्टर से है, ठीक है, सॉरी थर्ड चैप्टर से ही आपका। कह रहे व्हाट इज इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब है कि इनएबिलिटी, ठीक है, अक्षमता है ना, क्षमता नहीं अक्षमता, ठीक है, बोलते ना असक्षम है हम, तो वही है इनएबिलिटी। इनफर्टिलिटी हम यदि डिफाइन करना चाहेंगे तो कह सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ अ कपल, किसी भी कपल का एक मतलब असक्षम, ठीक है, असक्षमता, जो क्या करता है कि वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को तो प्रोजनी को, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोलो आप प्रोजनी बोलो, एक ही होता, शिशु होता दोनों का मतलब। तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को तो प्रोजनी को उत्पन्न नहीं कर पाता, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उस प्रकार की उस स्थिति को कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो सर हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत एडवांस हो गया है ना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सर जिसके पास जो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना ऑफस्प्रिंग को, वो भी आज क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, वो भी क्या कर सकता है, कंसीव कर सकता है, ठीक है। तो सर कैसे होगा, वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉज इनफर्टिलिटी, कि क्या ऐसा कारण हो सकता है जो कि इनफर्टिलिटी हो जाता है किसी को। तो सर हम जानते हैं सर, जैसे कि यदि कोई स्ट्रेस ले रहा ज़्यादा, क्या ले रहा, स्ट्रेस, तनाव जो अधिक ले रहा कोई, है ना, कोई यदि फीमेल है यदि ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है ना। दूसरी बात, पहली बात ये है, दूसरी बात यदि वो क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, ठीक है, ड्रिंकिंग कर रही है, क्या कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, ठीक है, ड्रिंकिंग कर रही है, या फिर उसी को कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज है, क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, कॉन्जेनाइटल क्या है, डिजीज है सर, कोई दिक्कत तो फिर ये तो जेनेटिक्स हो नहीं सकता। तो सारे इतने सारे है कॉज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है कोई भी महिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है इसमें कि कैसे, हाउ आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक प्रैक्टिस्ड टू हेल्प फर्टाइल कपल, ठीक है, डिस्क्राइब एनी टू टेक्निक्स। तो सर हमने पढ़ा है ZIFT GIFT, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या कहता है पॉपुलर नेम में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, क्या कहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं, याद रखोगे, ठीक है। आपसे जिफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या होता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। आपसे गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जेड से जायगोट और जी से क्या, गैमेट, ठीक है, जेड से जायगोट और जी से क्या, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, को दिक्कत। IVF को तो जानते हो गए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बस इतना लिख दो, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल दैट आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि सर इनमें से कौन सा, कह रहे सर क्या ऐसे विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जो बर्थ कंट्रोल को, ठीक है, जो जन्म दर को, ठीक है, बर्थ कंट्रोल कर सकता है, और उस बर्थ जब कंट्रोल होगा तो पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन विस्फोट जो हो रहा है कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको, आप लिख दोगे कि क्या कौन कौन सा था, आपने पढ़ा है, फिजिकल था सर, है ना, केमिकल था, फिजिकल, केमिकल,
सर्जिकल, सर्जिकल में पढ़ा था ना वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, फिजिकल, केमिकल, सर्जिकल। केमिकल में क्या पढ़ा था? तो प्रोजेस्टेरॉन ले लो, क्या ले लो? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ले लो, है ना। आपने पढ़ा होगा, क्या नाम था उसका? सहेली का नाम पढ़ा होगा आपने। क्या नाम था उसका? सहेली का नाम होगा सर, पढ़ा होगा सर आपने, ठीक है। फिजिकल में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने सर्वाइकल कैप के बारे में पढ़ा होगा, है ना। फिर बैरियर मेथड के बारे में, ब्लैकेज कॉन्डम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? मेथड्स है भाई, जो कि क्या करेगा? बर्थ को कंट्रोल करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है डिजाइन ए हाइब्रिड क्रॉस, डिजाइन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, बाय टेकिंग राउंड एंड येलो, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है, सीड ऑफ गार्डन पी, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर F2 जनरेशन, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम जानते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, जिसका दूसरा नाम है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, वो क्या काम करता है? किस पे बेस्ड होता है? तो लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पक्का आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड में, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना, जैसे भी करना है इसको कंफर्म कर लो, ठीक है, मैंने बोल रहा ना कंफर्म कर लो इसको। नेक्स्ट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना है। तो सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आप लिख सकते हो कि वैसा क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर को और पेयर ऑफ ट्रेट को क्रॉस करवाते हैं, तो जो हमें रेशियो ऑब्टेन होते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि हाउ डज द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, कि भाई ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सर ह्यूमन में एक होता है होमोगैमेटिक, एक होता है होमोगैमेटिक, एक होता है हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। तो सर जानते हैं हेट्रोगैमेटिक कौन होता है? मेल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स होता है और वाई होता है, तो हेट्रोगैमेटिक हुआ। फीमेल क्या होती है? होमोगैमेटिक, मतलब एक्स होता है इसके पास, कोई दिक्कत। तो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, आपको लिखना है कि ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आप लिखोगे इन ह्यूमन देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड, इन विच एक होमोगैमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है? हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। आप यहाँ ए भी लिख सकते हो कि दो प्रकार क्रोमोजोम होते हैं, ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम क्या काम करता है? तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर को कंट्रोल करता है, जबकि सेक्स क्रोमोजोम जो होता है आपका क्या करता है? सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई प्रोसेस बताना है डीएनए रेप्लिकेशन का, और वो भी सुटेबल डायग्राम के साथ, ठीक। तो सर आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन फर्क बनता है किसके दौरान बनता है सर? तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनता है। इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। सो तो बस आपको यही डायग्राम बनाना है, यही वाला डायग्राम बना देना है, और डीएनए रेप्लिकेशन का सबस्ट्रेट के बारे में लिख देना है, और उसके प्रोसेस को लिख देना है, बस आपका 5 नंबर आपके जेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हर्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इसी को कहते हैं डिस्क्राइब हर्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी P प्लस Q इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, विच इज इक्वल टू वन, जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर आपने इसका बहुत सारे स्टेप्स को पढ़ा होगा, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, रिकॉम्बिनेंट्स हो गया, है ना। तो उस सब के बारे में आपको लिख देना है, काम खत्म। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स है, इसको फिक्स कर लो भाई, इसको फिक्स कर लो कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। किसने दिया था ये आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है और कितने प्रकार की इम्यूनिटी होते हैं, एक्सप्लेन करना है प्रत्येक को। तो सर इम्यूनिटी क्या होता है?
द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक है, कि भाई एक एबिलिटी होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। क्या योग्यता होती है कि यदि कोई पैथोजन मतलब क्या, चाहे वायरस हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे हेलमिंथ हो सकता है, चाहे फंगल हो सकता है, चाहे प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई भी बीमारी कोई भी बीमारी कॉज कर सकता है ना भाई। तो यदि कोई पैथोजन है, यदि पैथोजन को है जो आपके बॉडी पर अटैक करता है, तो आपके बॉडी उस पैथोजन के प्रति जो रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, जो आपके बॉडी उस पैथोजन के प्रति आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सर आपने इम्यूनिटी का वेरियस टाइप के बारे में पढ़ा है, क्या कौन कौन सा होता है। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, इनके टाइप्स हैं। तो आप इन्नेट इम्यूनिटी को लिख दोगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लिख दोगे, इम्यूनिटी के डिफिनेशन को लिख दोगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो कि इम्यूनिटी से आपको क्या क्या देखने को, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि व्हाट इज माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स क्या होता है, सूक्ष्मजीव क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होता है। डिस्क्राइब देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर, कि भाई मानव कल्याण में उसका क्या रोल है, क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो सर हमने पहली ऐसी भूमिकाएं देखी है जहां हम क्या करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में, कर्ड मतलब दही में, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, और जो वहां पर जो बैक्टीरिया यूज होता है, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम है। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, ईस्ट से क्या करते हैं, हम शराब बनाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आपने सुना होगा जैसे कि सैक्रोमैसी सर्विसी, है ना, माइसीज सर्विसी का नाम सुना होगा, ये सारे यूजफुल है। आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा भाई, राइजोबियम का नाम सुना होगा, जो क्या काम करता है, लेग्यूम प्लांट में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, कोई दिक्कत। आपने बीटी टॉक्सिन का नाम सुना होगा, बीटी कॉटन बैसिलस थ्रू इंजेंसिस का नाम सुना होगा, जो पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने में प्लांट को हेल्प करता है। तो माइक्रोब्स जो होता है ना, बहुत प्रकार से हमारे लाइफ में हेल्पफुल है, जो कि बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है, किसमें, तो मानव कल्याण में। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे एक्सप्लेन करो कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। एक पूछेगा आपको बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड मेडिसिन के क्षेत्र में पूछेगा, दूसरा आपसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट इज सीवेज क्या है। ठीक है, तो सर सीवेज क्या है, तो एक म्युनिसिपल वेस्ट है, क्या नाम है, क्या है ये, म्युनिसिपल वेस्ट है, जो कि फ्लो कर रहा है, कहाँ फ्लो कर रहा है, तो ड्रेन में फ्लो कर रहा है, कहाँ पर, ड्रेन में, नलियों में। ठीक है, तो एक वेस्ट होता है, ठीक है, एक नगर पालिका वेस्ट होता है। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब करो वन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन ब्रीफ। ठीक है, कि इसका एक ट्रीटमेंट को इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उपचार के लिए, ठीक है, इसका निपटान के लिए एक मेथड को आप डिस्क्राइब करो। तो सर हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ा है। प्राइमरी को अपने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता था, फिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता है इसको, फिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता था। क्या कहा था दोस्त, इसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता था। और इसको क्या कहता था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहता था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता था। तो इनमें से आप एक को डिफाइन कर दो, 5 नंबर आपका जेब में। नेक्स्ट है कि राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑटो ऑर्गेनिज्म पैथोजन, जो आज सिम्टम्स में लिखना है, नीचे दिए गए डिजीज के बारे में। ठीक, तो सर टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट कौन होगा, तो सर हमने पढ़ा सैल्मोनेला टाइफी, इसको शॉर्ट में कहते हैं सैल्मोनेला
टाइप ही कहते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है अमीबियोसिस, तो इसका क्या है, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। क्या नाम है इसका, एंट अमीबा, एंट अमीबा, अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, लाइटिका, कोई दिक्कत, हिस्टोलाइटिका। मलेरिया जानबे करते हैं आप, है ना, क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, कॉमन कोल्ड का फ्लेवी वायरस होता है, और निमोनिया का जानते हैं सर क्या होता है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ साथ कौन सा होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, बहुत ही फेमस नाम है दोस्त, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया नाम से ही इसका है ना, नाम से ही इसका काम है। और पूछ रहा है आपसे सिम्टम्स भी लिखना है सबका, सिम्टम्स भी लिखना है, इसका लक्षण भी लिखना है। तो जानते हैं सर टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में एब्डोमिन पेन होता है सर, ध्यान से सुनना, टाइफाइड में क्या होता है, एब्डोमिन पेन होता है, फिर इसमें बुखार बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब 102 101 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको बुखार देखने, सॉरी 102 102 आ तो 101 फ़ारेनहाइट, ठीक है, नॉट डिग्री सेल्सियस, उतना डिग्री सेल्सियस में तो कोई भी चीज़ उबलता है भाई, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 101 हो गया, 102 फ़ारेनहाइट में आपको देखने को मिलेगा बुखार, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट की बात करते हैं, मतलब भूख आपको कम लगेगा, वीकनेस फील होगा आपको, टाइफाइड में होता कि नहीं, होता कि नहीं। और आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करवाते हैं, ठीक है। फिर अमीबियासिस की बात करा दी, तो सर इसमें क्रैम्प्स होगा, क्रैम्प्स कहने का मतलब, क्रैम्प्स कहने का मतलब कि पेट बहुत मोचरेगा, है ना, इसको देहाती में बोलते हैं मोचरना, पेट बहुत मोचरना, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायरिया, डायरिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, तो एमोबियासिस में डायरिया भी देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आप मलेरिया के बारे में जानबे ही करते हैं क्या, कि सर इसमें भी चिल्ड होगा सर, ठंडा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा, है ना, एकदम चिल्ड लगेगा। फिर आपको बुखार भी इसमें रहेगा, मलेरिया में क्या रहेगा, फीवर रहेगा, और हेडेक भी रहेगा, माथा दर्द भी रहेगा, फीवर भी रहेगा, हेडेक भी रहेगा, माथा दर्द भी रहेगा, वही हेडेक हो गया, ठीक है। मलेरिया में आपको यहाँ पर भी कमजोरी फील होगा। कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, जो कि अभी ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा है कॉमन कोल्ड, जैसे आप खांसते हो ना, आप खांसते हो, आपको सर्दी आती है, आपके नाक से पानी निकलना, है ना, नोज नोज से लगातार क्या करना, ब्लो होना, ठीक है, नोज से वाटरी ब्लो करना, कह सकते हैं पानी निकलना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, और खांसना, गले में खराश होना, हॉर्सनेस होना, ठीक है, सोर थ्रोट होना, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन कोल्ड के लक्षण है। निमोनिया के बारे में आपने जानता होगा कि सर खांसी होता है सर, बहुत ज़्यादा होता है, कफ होता है निमोनिया में, क्या होता है, कफ होता है, ठीक है। और इसमें भी आपको बुखार देखने को मिलता है, निमोनिया में भी इंसान को बुखार देखने को मिलता है। बस कुछ नहीं भाई, ये आपके लाइफ पे बेस्ड है, जो आपके लाइफ में यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हुए होंगे ना, तो आपको उसका सिम्टम्स आता होगा, तो बस वही लिख दो, कुछ नहीं है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट है कि कैसे डीएनए को आइसोलेट करता है, ठीक है, इन प्यूरिफाइड फॉर्म फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, कि एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो सर जानते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, किससे बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है, कोई दिक्कत। तो सर इसको हटाने के लिए हम अलग अलग प्रकार केमिकल का यूज करते हैं, जैसे काइटिन हो गया, काइटिन हो गया, ठीक है, जैसे काइटिन, जैसे हम फंगस से यदि हम डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं, तो फंगस से आइसोलेट करने के लिए हमको, फंगस में क्या होता है, फंगस के ऊपर में क्या होता है, उसका लेयर का क्या होता है, उसका लेयर सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन से। तो उसका सेल वॉल को तोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए, काइटिनेज एंजाइम चाहिए, तभी तो टूटेगा उसका सेल वॉल, ठीक है। उसी प्रकार से आप आइसोलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लाज्मिड, कि सर प्लाज्मिड को डिफाइन करो और डिस्क्राइब करो, इसके बारे में बताना है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी मतलब यूज, इसका उपयोग क्या है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मिड का। तो सर आप प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा होगा
एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है विच इज PBr322। PBr322 एक क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक है। PBr322, कोई दिक्कत? तो सर प्लाज्मिड क्या होता है सर? तो ये सर ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर 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 डीएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है। कहाँ होता है ये? बैक्टीरिया में होता है। कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्म्स, निम्नलिखित में से जितने भी टर्म्स है यहाँ पे, जितने भी नीचे दिए गए टर्म्स है, जितने भी है सबको क्या करना है? डिफाइन करना है भाई। और एग्जाम्पल के साथ देख रहे हो 2024 में पूछा गया है, मतलब 2026 के लिए आप VVI लगा सकते हो, VVI आप लगा सकते हो। तो सर थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ, ओवरव्यू बताता हूँ। सर प्रीडेशन क्या होता है? सर प्रीडेशन में क्या होता है? एक को फायदा, दूसरे को हानि। कंपटीशन में क्या होता है? कल बताया सर कंपटीशन में कि सर एक ही चीज है जिसके लिए दो बंदा लड़ रहा है, तो दोनों को क्या हो जाएगा? हानि, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? तो सर आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, कस्क्यूटा के बारे में सुना होगा ना, जो क्या करता है? दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके क्या करता है? वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को इनहेल करता है, और दूसरे प्लांट पे रहता है वो, तो पैरासाइट के काम करता है। तो सर वहां पे एक को फायदा हो रहा है, किसको? अमरबेल को, और उसको नुकसान हो रहा है जिस पर वो पैरासाइट के रूप में है, ठीक। नेक्स्ट है कॉमनसेलिज्म की बात करें तो सर यहाँ पर एक को फायदा होने वाला है, एक को फायदा होने वाला है, और एक को ना फायदा ना नुकसान, मतलब जीरो, ना फायदा ना नुकसान होगा। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दोनों को फायदा होने वाला है। एक को फायदा हुआ सर, तो उसके उसकी वजह से दूसरे को भी क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं, आप सारे फॉर्मेट को लिख सकते हो। द इंटरेक्शन in which one species is get harmful and another is also harmful। किसका बोला मैंने? तो ये बोला कंपटीशन का बोला कि सर एक स्पीसीज ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज यदि हार्मफुल होता है तो दूसरा स्पीसीज भी हार्मफुल हो जाता है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर क्राई प्रोटीन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्राई प्रोटीन होता क्या है, और नेम लिखना है उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जहां से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो सर हम जानते हैं बीटी मतलब क्या? बैसिलस थ्रूइंजेंसिस, ठीक। अरे व्हाट डू द डिफरेंशियली राइट रिटेन टर्म्स क्राई एंड क्राई, ठीक है। तो सर हम जानते हैं जो क्राई जो सबसे बड़ा सी लिखा हुआ ना, वो एक प्रोटीन है, जबकि ये क्राई छोटा वाला क्राई क्या है? एक जीन है। एक क्या है? एक जीन है सर, क्या है? जीन है, लेकिन ये क्या है? प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? तो टॉक्सिक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? टॉक्सिक प्रोटीन है, जो क्या करेगा? यदि कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, जैसे इंजेस्ट करे इंसेक्ट, उस क्या क्या होगा? ये भले ही किसमें? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है सर। जब ये इंसेक्ट के गट में जाएगा, जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा, कहां पर? कहां मिलेगा अल्कलाइन पीएच? तो इंसेक्ट के गट में। कहां मिलेगा? इंसेक्ट के गट में जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा सर, तो क्या हो जाएगा? सोल्यूबलाइज हो जाएगा। सोल्यूबलाइज होने का मतलब क्या कहने का मतलब है कि सोल्यूबलाइज हो जाएगा, ठीक है, घुल जाएगा। और जब घुलेगा नहीं तो क्या होगा? इंसेक्ट को किल कर देगा। कैसे किल करेगा? तो इंसेक्ट के मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल, मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल में परफोरेट कर देगा। एपिथेलियल सेल में क्या करेगा? परफोरेट कर देगा, मतलब छिद्र कर देगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंसेक्ट मर जाएगा। बस इतना जितना मैंने बोला ना, उतना बस लिख दो, काम खत्म। नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। मैंने कहा था ना कि आपसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपसे मेडिसिन के बारे में पूछा जा सकता है। तो सर एग्रीकल्चर में क्या यूज होता था? तो सर हम MO मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाते थे, ठीक है, मॉडिफाइड
और ऑर्गेनिज्म को बताते, सॉरी मॉडिफाइड प्लांट को बनाते थे। जैसे कोई प्लांट है उसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो सर बायोटेक की वजह से हम ही तो बनाते थे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि तंबाकू के रूट में एक एक क्या एक एक कह सकते हो उसको हम मेलेडोगाइन इनकोग्नेसिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया था। ठीक है, मेलाइडोगान है ना, मेलाइडोगाइन इनकोग्नेसिया, कोग है ना, निसिया नाम का एक बैक्टीरिया होता था सर, जो क्या करता था, इसके रूट को, किसके, ये भी एमसीक्यू पूछेगा सर, आपसे पूछ सकता है कि तंबाकू के रूट को कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता था, तो मिलाइडोगाइन इनकोग्नेसिया। तो क्या करता था, तंबाकू के रूट को इन्फेक्ट करता था सर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इसके जीन में, किसके, तो मिलाइडोगाइन इनकोग्नेसिया के जीन में क्या करते थे, आरएनए हम जानते हैं कि सिंगल स्टैंड होता है, और जब सिंगल स्टैंड होगा आरएनए तभी तो ये प्रोटीन बना पाएगा। जब आरएनए सिंगल स्टैंड होगा दोस्त, जब आरएनए सिंगल स्टैंड होगा तभी तो प्रोटीन कोड कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस करते थे, आरएनए क्या करते थे, इंटरफेरेंस करते थे, उसके वजह से आरएनए को क्या करते थे, हम डबल स्टैंड बनाते थे। और हम जानते हैं कि जब आरएनए डबल स्टैंड होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो सर यहाँ ऐसे में हमें कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, कौन, बायोटेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, कि सर आप जैव विविधता से क्या समझते हो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इसकी महत्व है, ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम में, आपके पारिस्थितिकी तंत्र में। कर डिस्क्राइब करो मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि सर मेन रीजन क्या है जो डिप्लीशन हो रहा है, क्षय हो रहा है आपका बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता का क्षय होने का मेन रीजन क्या है। तो सर हमने पढ़ा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था सर। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई होती थी, डिफॉरेस्टेशन होता था सर। ठीक है, अभी भी हो रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई दिक्कत। फिर आपने सुना है कि इन्वेजन का मतलब क्या होता है, कि लाना, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज को लाना। ठीक है, इतना और भी होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉज है जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, डिप्लेशन करता है, क्षय करता है। फिर आपने को एक्सटिंक्शन का नाम सुना होगा, जो दोनों एक साथ क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। कोई दिक्कत, तो सर ये सारे के सारे टर्म्स को आपको डिफाइन कर देना अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इसका मेंशन, कितने टाइप होते हैं इसको मेंशन करना है, और सारे के सारे को लिखना है, और उसका लिमिटेशन भी लिखना है कि कौन सा। जैसे आपने एनर्जी पिरामिड्स पढ़ा होगा, नंबर ऑफ पिरामिड पढ़ा होगा कि एनर्जी पिरामिड जो होगा ऑलवेज अपराइट होगा, तो लिमिटेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि एनर्जी पिरामिड जो होती सर हमेशा अपराइट होता है, ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर आपका 5 नंबर यहाँ से भी फिक्स आपको करना है। नेक्स्ट है, अरे व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, और गिव एन अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मेंशन द डिवाइस टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कौन सा डिवाइस है जो आप जिससे आप पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कम किया जा सकता है उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन जीन थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जीन थेरेपी किसे कहते हैं। हालांकि ये 2025 में पूछ चुका है, ये 2025 में पूछा गया है, फिर भी इम्पोर्टेंट है रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई। आपसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि जीन थेरेपी क्या होता है।
चाहे 1 मार्क्स से पूछे, चाहे 3 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स रहने वाला है। तो सर जीन थेरेपी में होता था ना कि हम डिफेक्टिव जीन को या फिर अनहेल्दी जीन को हेल्दी जीन से या फिर इफेक्टिव जीन से रिप्लेस करते हैं। तो कह सकते हैं इसका हम डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस अथवा टेक्निक इन विच बाय विच डिफेक्टिव जीन और अनहेल्दी जीन इज रिप्लेस्ड बाय इफेक्टिव जीन और हेल्दी जीन। कि सर हेल्दी को, सर अनहेल्दी को अनहेल्दी को हेल्दी जीन से क्या कर सकते हैं हम, क्या करते हैं, तो रिप्लेस्ड करते हैं। तो बस इसी को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बोलो, तो जीन थेरेपी कहते हैं। अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इसको, तो आपने पढ़ा कि जीन थेरेपी कौन सी बीमारी के लिए होता है, तो ADA डेफिशिएंसी के वजह से होता है। और ये ADA डेफिशिएंसी जो होता है फर्स्टली 4 ईयर ओल्ड गर्ल में देखा गया था। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट देयर एडवांटेज, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको वही लिखना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज DNA टेक्नोलॉजी, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट, R लिखा हुआ भाई, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब देयर प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 2026 में चैलेंज है मेरा, छप गया होगा, ठीक है, कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है और उसका स्टेप्स क्या है, तो सर स्टेप्स मैंने पढ़ा है, क्या क्या स्टेप्स होता है उसका। तो सर पहले आइसोलेट करेंगे क्या, तो डिजायर्ड DNA को, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा सर जब आइसोलेट कर लेंगे ना तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और काट के निकाल लेंगे। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इल्यूजन, सॉरी स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पूलिंग कहते हैं, नॉट इल्यूजन। यहाँ पर 2 टर्म्स आएगा भाई, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक स्पूलिंग आएगा, क्या आएगा, स्पूलिंग आपसे पूछेगा। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्पूलिंग और दूसरा है इल्यूजन, ठीक, इल्यूजन। तो सर स्पूलिंग क्या होता है, स्पूलिंग कहने का मतलब है कि हम डीएनए को सपोज ये डीएनए जैसे तैसे रेंडमली ऐसे लपेटा होता ना, तो सर यहाँ सपोज हमारा एक डीएनए है, यहाँ हमारा क्या है, एक डीएनए है। सपोज यहाँ पर मैं कलर थोड़ा एक कर देता हूँ कि सर ये हमारा डीएनए है, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डिजायर्ड डीएनए है। तो इसको हमको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, जो प्रोसेस का यूज किया मैंने, तो हम पता है यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल का यूज करते थे, जो डीएनए को प्रेसिपिटेट बना देता था। कोई दिक्कत? तो सर जो डीएनए से, ये सर क्या है, डीएनए, तो सर डीएनए से जो हम डिजायर डीएनए को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको अपन कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं उसको, स्पूलिंग कहते हैं सर। क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। जबकि जब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जरूर पढ़ा होगा सर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते थे, जब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाता था, तो उस फ्रेगमेंट को निकालने में, उस फ्रेगमेंट को ही निकालना क्या कहलाता था, इल्यूजन कहलाता था। उस फ्रेगमेंट को निकालना क्या कहलाता था, इल्यूजन कहलाता था। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट इज नोन एज इल्यूजन, ठीक है। जबकि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, डिजायर डीएनए फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कहाँ से, तो डीएनए से, फ्रॉम कहाँ से, तो क्रोमोसोमल डीएनए से, तो उसको क्या कहेंगे अपन, स्पूलिंग कहेंगे। इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा हो, ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा हो।
और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी बात पे थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थोड़ा गाइज सपोर्ट करें, है ना। यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, ठीक है, यदि मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो जिनको जो अभी 12th में है और जो 12th बोर्ड देने वाले हैं और जिनका बायोलॉजी है, जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है दोस्त, ठीक है, उसको शेयर करो, है ना। थोड़ा लाइक भी किया करो, आप लोग लाइक किया करो और वीडियो में कमेंट भी किया करो, वीडियो में कमेंट भी किया करो। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो फिर टेक केयर एंड बाय बाय।